नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरएएस इंटरव्यू की सीरीज़ में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अक्षय किरणवाल। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेकर आया हूं। जो आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में जिस तरह का परिवेश है, जिस तरह का समीकरण बना हुआ है, तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है, अनुमान कर रहा हूं मैं इस चीज़ का, कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो जिस तरह का समीकरण पूरी इंडियन इकोनॉमी में बना हुआ है, आरबीआई में, बैंकों में, ठीक है ना, मोरिटोरियम्स को लेकर, बैड बैंक्स को लेकर, आपके एनपीए को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक समीकरण को लेकर, आत्मनिर्भर भारत जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया था उसको लेकर, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक इकोनॉमी में एक कोविड से पहले हम लोगों का एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक इकोनॉमी विकसित करेंगे। इतना बड़ा विशाल एक टारगेट रखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सर, उसका अब क्या होगा? वर्तमान क्या उसमें गतिविधियां चल रही हैं, सरकार क्या कर रही है, हमें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो इससे संबंधित जो सवाल आप लोगों के बीच में हैं, जो आप लोगों के मन में हैं, जो आपसे आरएएस के इंटरव्यू में, आरपीएससी के इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्योंकि इस वक्त जो करंट सिनेरियो जिससे पूरी इकोनॉमी जूझ रही है, वो सारी चीज़ें इन सब सवालों के घेरे में आती है। तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे टॉपिक जरूर लेकर आऊँगा जो आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा दिलचस्प टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के मन के सारे जो दुविधाएं हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। काफ़ी सारे आप मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सर उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को जरूर आखिरी तक जरूर देखें, ताकि आप लोग हर एक चीज़ को, पहलू को, आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आरबीआई की वो अनाउंसमेंट जो आरबीआई ने लॉकडाउन के दौरान की थी। आरबीआई की जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा समीकरण बनाया था। एक समीकरण ये था कि जिस तरह का बोझ आम नागरिकों पे, आम व्यक्तियों पे पड़ता है, कि जो कैश क्रंच की वजह से जब हम लोगों की इनकम बंद हो गई थी, हिंदुस्तान पूरा लॉकडाउन में पहुंच चुका था, पूरा विश्व लॉकडाउन में पहुंच चुका था, इनकम हो नहीं रही थी, खर्चे चालू थे, खर्चों का मीटर बिल्कुल चालू था, ईएमआई पेंडिंग थी, तो सबके मन में एक टेंशन थी, इनकम ज़ीरो है, आउटगोइंग ही होती रहेगी तो कैसे होगा। तो उन्होंने मोरिटोरियम की एक सुविधा दी थी। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, मोरिटोरियम। जी हाँ, ठीक, इसका मतलब होता है स्थगित कर देना, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ मोरिटोरियम का इम्पैक्ट बैंकों पर क्या पड़ेगा, पहला सवाल तो ये आता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि सर, क्या मोरिटोरियम, जो एक्सटेंडेड मोरिटोरियम जो हुआ, ये 3 महीने का पहले था, उसके बाद बात करते हैं 3 महीने का आगे और करा दिया गया, 6 महीने का मोरिटोरियम, इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा? सर पूरी की पूरा इस चीज़ का विश्लेषण करें। तो पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में आज जो आपके समक्ष जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत दिलचस्प है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। तो इसका एनालिसिस आप भी अपने लेवल पे कर सकते हैं, पर कुछ मेरे विचार भी सुन लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मोरिटोरियम हुआ है, इसका इम्पैक्ट बैंकों पर और आम नागरिकों पर, जो लोन धारक हैं, जिन्होंने लोन लिया है बैंकों से, उन पर क्या पड़ेगा, पहले समझिए। मोरिटोरियम होता क्या है? मोरिटोरियम एक तरह से एक सुविधा है जो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं और कस्टमर्स को सुविधाएं दी हैं। कहा है कि आपका जो ये 6 महीने का लोन है, जो आपकी ईएमआई है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो मासिक किस्तें हैं, वो आपको इन 6 महीने में अगर देनी है दे सकते हैं, नहीं देनी है और आपको अभी कोई दिक्कतें आ रही हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो जिम्मेदार नागरिक है, जो जिम्मेदार बैंक का जो ग्राहक है, वो सोचता है कि मैं उसकी ईएमआई जल्दी से जल्दी दूं, ताकि मेरी जो क्रेडिट रेटिंग्स है, जो मेरी जो आपने सुना होगा, जो ये सिविल जो होती है, वो खराब ना हो जाए। तो वो क्या सोचता है कि वो जल्द से जल्द अपनी ईएमआई को कटवाए और अपनी किस्तें भरे। पर उन्होंने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम आपको 3 महीने प्लस 3 महीने मतलब 6 महीने का एक मोरिटोरियम सुविधाएं दे देते हैं कस्टमर्स को। आप 6 महीने के बाद पे कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी नहीं है तो। ध्यान से सुनेंगे। इस 6 महीने के दौरान जो भी पैसा, जो भी ईएमआई जानी थी, वो आगे पोस्टपोन्ड हो गई है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका 36 महीने का लोन था, तो अब आप ये समझिएगा 6 महीने आपने लोन पैसा नहीं दिया, तो अब आपका लोन ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी किस्तें माफ हो गई हैं।
ये आपको 42 महीने में कन्वर्ट हो गया है, ये 6 महीने आगे कन्वर्ट होंगे। और इसके साथ साथ ध्यान से समझेंगे एक बात को, क्या कि जो ये 6 महीने हैं, ऐसा नहीं है कि आपके इस लोन पर, जो आपने गाड़ी का, घर का या किसी भी चीज़ का लोन लिया हो, घर की लिमिट हो, आपके व्यवसाय की लिमिट हो, आपके बिजनेस की कोई ओडी हो, ओवरड्राफ्ट हो, तो उन सब पर जो ब्याज लगना था, जो ब्याज लगता है, वो सामान्य रूप से लगता रहेगा। आपसे बैंक मांग नहीं रहा, आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मोरेटोरियम एक ऐसी सुविधा है जो अभी उन लोगों को लेनी चाहिए, जो मेरा मानना है, जिनके पास थोड़ा सा कैश क्रंच है। अब सर, कैश क्रंच का मतलब होता है जिसके पास इनफ्लो और बिजनेस नहीं चल रहा, जिनके पास कैश की जो लिक्विडिटी जो फ्लो है वो नहीं हो रही है, जिनके पास समस्या आ रही हैं, उनको लेना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 6 महीने के बाद मोरेटोरियम से बाहर निकलेंगे, जब ये सुविधाएं खत्म होंगी, तो आपके ऊपर, कस्टमर के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। एक तो एक बात समझिएगा कि अभी स्थिति ऐसी चल रही है कोविड में कि व्यापार खुल गए हैं, मान लेते हैं पूरा देश खुल चुका है, सरकार काफ़ी सारी चीज़ें खोल भी चुकी हैं, अनलॉक 1 हो रहा है, अनलॉक 2 होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी। पर बिजनेस भी तो होना चाहिए ना, मार्केट में डिमांड भी तो होनी चाहिए। डिमांड ना होने की वजह से आप लोग जानते हैं कि बिजनेस में कोई भी सुविधाएं या फिर कह लीजिए कि कोई भी व्यापार नहीं पनप पा रहा, नहीं उठ पा रहा, 2-3 को छोड़कर। मैं मेडिकल लाइन को अगर देखूं, अगर मैं किराना को देखूं, तो इन सब में तो चलो है थोड़ा बहुत जो फ्लो चल रहा है, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं, बेसिकली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बहुत समस्या में है। बात करते हैं अगर हम टूरिज्म बिजनेस में, बहुत समस्या में है। तो ये सारे बिजनेस इतनी तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं इस कोविड की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ये 6 महीने के बाद या अगस्त के बाद समीकरण इतना अच्छा हो जाएगा कि आपकी इनकम बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी? अब 6 महीने का जो बफर क्रिएट हुआ है आप क्लियर कर देंगे? नहीं करेंगे। तो जो समस्याएं आएंगी वो क्या है? एक तो कस्टमर के पास पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से समस्या ये होंगी कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होगा 6 महीने के बाद इस मोरेटोरियम का, इस ब्याज का और बैंकों की दबाव का, कि वो हो सकता है कि जो उनका जो समीकरण चल रहा था, जो लोन उनका बहुत बढ़िया चल रहा था, हो सकता है कि उसकी ईएमआई देने में काफ़ी लोग असहमत हो या फिर असमर्थ हो सकता है कि एनपीए भी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बच्चे? एनपीए। अभी अगर मैं एनपीए की बात करता हूं, तो आप इंटरव्यू के बच्चे हैं तो एनपीए जरूर जानते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पैसा बैंकों ने वापस लेना है पर वापस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 10 लाख करोड़ का एनपीए वर्तमान में है। और ये समझ लीजिए कि काफी रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि 2020-21 के बाद अगर मैं बात करूं तो एनपीए 11 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। बड़े बड़े बैंकों के अगर मैं उदाहरण लूं, तो पीएनबी, एसबीआई जैसे बैंकों के जो पूरे लोन्स हैं, मगर मान लीजिए 100% लोन है तो 30% लोगों ने मोरेटोरियम लिया है। अगर मैं छोटे बैंकों की बात करूं, बंधन बैंक की बात करूं, यस बैंक की बात करूं, तो इनका लोन मोरेटोरियम 70% तक है। 70% इनका है, 30 to 35% उन बड़े बैंकों का है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बैंकों के पास पैसे का फ्लो नहीं होगा, जब कस्टमर अपना लोन ईएमआई वापस नहीं करेंगे, तो इंपैक्ट तो भैया बैंक पे भी बहुत खतरनाक पड़ेगा। अब बैंकों पे क्या खतरनाक इंपैक्ट पड़ेगा कि अब 6 महीने के बाद जब बैंक दबाव बनाएंगे, मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद जब बैंक दबाव बनाएंगे कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर की कैश क्रंच की वजह से, बिजनेस ना होने की वजह से, मार्केट में डिमांड ना होने की वजह से कस्टमर कहां से लाएगा? बिजनेस हो नहीं रहा, व्यापार उठ नहीं रहा, फ्लो हो नहीं रहा, मार्केट में जो कैश क्रंच आ चुका है, इसकी वजह से बैंकों को भी काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है बैंकों के लोन्स बहुत एनपीए होने लगे, और होंगे, लगता ही नहीं, होंगे, कंफर्म होंगे, क्योंकि काफ़ी रेटिंग एजेंसीज, मूडी, फिच और क्रिजल जैसी कंपनीज कह चुकी हैं कि जो एसेट्स जो हमारे बैंक्स के हैं वो बहुत ज़्यादा एनपीए होंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे इस मोरेटोरियम और इस कोविड सिनेरियो की वजह से। तो बच्चे, एक सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर आता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि इस कोविड-19 क्राइसिस की वजह से हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर, बैंकिंग अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत खतरनाक और बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा।
इम्पैक्ट मैंने आप लोगों को बताया। क्या इम्पैक्ट बताया मैंने आपको? सीधा सीधा फंडा है कि अगर मोरिटोरियम हम देते हैं, अगर मोरिटोरियम हम लोग आ रहे हैं मोरिटोरियम में, 6 महीने के बाद मोरिटोरियम अगस्त में समाप्त होगा, तो आप एक बात देखिएगा, जब अगस्त में मोरिटोरियम समाप्त होगा तो बैंक अपना पैसा मांगेगा, कस्टमर पे पैसा होगा नहीं। जब कस्टमर पे पैसा होगा नहीं, वो ईएमआई नहीं चुकाएगा, तो बैंक प्रेशर करेंगे, प्रेशराइज करेंगे कस्टमर को, जिससे होगा क्या, काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। काफ़ी समस्याएं जैसे कि काफ़ी बैंकों के जो लोन है वो एनपीए हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, तो जिससे होगा क्या, मार्केट में घाटा बढ़ेगा और समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। समझ रहे ना बात को? तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, तो आप समझिएगा। तो इस पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या मोरिटोरियम एक स्टेप जो आरबीआई ने लिया वो ठीक था या नहीं? देखिए, ठीक था या नहीं था, ये तो हम बहुत जल्द है कि जो हम फैसला लेने को तैयार हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है। क्योंकि इस वक्त जो वर्तमान जो परिवेश चल रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक एक दिन में 45 हज़ार कोविड केसेस आ रहे हैं। लोगों के मन में खौफ, डर आज भी मौजूद है। काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं जो अभी तक खुले भी नहीं। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात करें, अगर हम बात करें टूरिज्म बिजनेस की, अगर हम बात करें, और ऐसे बिजनेसेस जो होटल, रेस्टोरेंट और काफ़ी सारे ऐसे ट्रैवलिंग और टूर एंड ट्रैवलिंग और बिजनेस, कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अभी तक इवन खुले भी नहीं, जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से समीकरण बदल रहा है, जितना कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो आने वाले कुछ 2-3 महीने में जिस तरीके से नॉर्मल होगी सिचुएशन, उसके बाद जाकर कुछ उम्मीद है कि कुछ चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होंगी। तो अगस्त तक तो मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं, अगस्त से सितंबर तक तो मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं कि स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होगी। इवन मैं कह रहा हूं कि दिसंबर तक नॉर्मलाइज नहीं होगी। हाँ, दिसंबर के बाद 2021 के स्टार्टिंग में जाकर कुछ नॉर्मल होनी शुरू होंगी, अगर वैक्सीन ये सब चीज़ें अच्छी आने लगी तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि आरबीआई ने जो ये 3 महीने का मोरिटोरियम दिया है, इसके समाप्त होने के बाद क्या आरबीआई थर्ड मोरिटोरियम को इनिशिएट करेगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कस्टमर असहाय हैं, अगर कह दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर ऐसा होगा, तो आरबीआई को थर्ड मोरिटोरियम पीरियड भी लागू करना पड़ेगा। अगर ये थर्ड मोरिटोरियम पीरियड बैंक या आरबीआई लागू करता है और बैंकों को ये प्रेशराइज करता है कि आप कस्टमर से ना मांगे, तो उस स्थिति में बैंकों के लिए बहुत समस्या आ जाएगी। बैंकों के लिए समस्या आ जाएगी, क्योंकि बैंकों के खर्चे तो चालू हैं। अब बैंकों की इनकम का सोर्स ही ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। भैया, ये बैंक से जो कस्टमर लोन लेते हैं, ये पैसा बैंक में जमा करते हैं, ईएमआई में उनमें ब्याज होता है, जिससे बैंक की कमाई होती है। तो आप जानते हैं कि बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और जब बैंकों के लिए समस्या हो सकती है, तो आप ये बात समझिएगा कि आगे समीकरण बहुत ज़्यादा बदतर हो सकता है। तो आप इस चीज़ को एक भूमिका की तरह देखें कि कोविड-19 आई, आरबीआई ने मोरिटोरियम पीरियड दिया 3 महीने का, आगे एक्सटेंड किया 3 महीने का। सिचुएशन आज भी नॉर्मल नहीं है। हम हैं इस वक्त जुलाई के अंत में। जी हाँ, जुलाई खत्म होने जा रहा है, अगस्त आने वाला है, और अगस्त में मोरिटोरियम पीरियड खत्म होगा। जब मोरिटोरियम पीरियड खत्म होगा, तो हम कस्टमर के पास पैसा नहीं है ईएमआई आज भी देने के लिए, क्योंकि और भी खर्चे हैं, रेंट है, बिजली का बिल है, व्यापार नहीं उठ रहा, डिमांड नहीं है मार्केट में, सप्लाई तो बहुत है, पर क्या करें, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, क्योंकि काफी बिजनेस ऐसे हैं जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए, अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है ना? तो अगर अब मोरिटोरियम एक्सटेंड होता है, कस्टमर को राहत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मानता हूं, टेम्परेरी बेसिस पर जरूर मिलेगी। परंतु अगर मैं बैंकों के दृष्टिकोण से देखूं, तो बैंकों के लिए एक स्थिति गंभीर बन सकती है, क्योंकि काफी बैंक ऐसे हैं जो सर्वाइवल के स्टेज में आ सकते हैं। अभी आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में भी कुछ ऐसे बैंक थे, पीएमसी, यस बैंक, जो सर्वाइवल के स्टेज में भी नहीं थे, उनके साथ भी समस्या थी। तो बैंकों में अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो बैंक दिवालिया होने शुरू होंगे, बैंकों का कैपिटलाइजेशन कम होना शुरू होगा, बैंक की गुडविल खत्म होनी शुरू होगी, बैंकों की शेयर कैपिटल कम होनी शुरू होगी, क्योंकि मार्केट में शेयर्स उनके डाउन हो जाएंगे। और काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं जिसकी स्थिति खराब होने से शायद दिवाली भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्टेज ना आ जाए, तो आरबीआई को, सरकार को कुछ ऐसे कदम लेने की आवश्यकता है जिसकी वजह से बैंकों को स्टेबलाइज किया जा सके। किया भी है, बिल्कुल किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2019 तक, 20 तक अगर मैं बात करूं, तो एनपीए का ग्राफ कुछ ऐसे था।
19-20 के बाद अगर मैं बात करें तो उस फाइनेंशियल ईयर जो ये 20 वाला शुरू हुआ है इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डाउन की तरफ पहुंचा है, क्योंकि इसी दौरान सरकार ने भी, आरबीआई ने भी काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूज़ की है, काफ़ी सारे बैंकों को मर्ज कर दिया है जिनसे उनकी कैपिटल बढ़ गई है। काफ़ी लॉस या फिर रिस्क टेकिंग पावर्स और जो उनकी जो बियरिंग पावर्स हैं वो भी बढ़ गई हैं, जिससे कुछ राहत बैंकों को ज़रूर मिली है। पर बच्चे ये राहत कब तक? ये टेम्परेरी राहत है। राहत तो परमानेंट अगर होगी तो वो कस्टमर की ईएमआई से आने वाला पैसा है जो बैंकों में जमा होगा और जो बैंकों के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि कोविड-19 क्राइसिस से बैंकों की अर्थव्यवस्था पर, बैंकिंग व्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल आप लोगों को आपका उत्तर मिल चुका है कि इस तरह का एक इम्पैक्ट है जो बहुत सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है, और मोरिटोरियम का इम्पैक्ट कस्टमर पर टेम्परेरी फ़ायदा है पर बैंकों के लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब आते हैं हम इसी लॉकडाउन के दौरान बच्चे, एक आरबीआई ने पॉलिसी लागू की थी, आप लोगों ने सुना होगा। पहले एक 2019-20 में सरकार ने एक लागू की थी पॉलिसी LTRO। जी हाँ, LTRO मैं लिख देता हूं, LTRO। ये है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें सरकार ने या फिर आरबीआई ने, शक्तिकांत दास जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब संबोधन किया था देश को, तो इन्होंने TLTRO 2.0 वर्जन स्टार्ट किया था। अब जब बात करते हैं TLTRO के बारे में, सर ये है क्या, LTRO है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है। अगर कोई अर्थशास्त्री है कोई, या फिर कह दीजिए कि इकोनॉमिक्स का कोई व्यक्ति इंटरव्यू में बैठा है तो आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा, और ये सवाल अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको इसका उत्तर आना बहुत ज़रूरी है। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, क्या ऐसे समीकरण बदल सकता है, क्या ऐसे सुविधाएं आ सकती हैं, क्या ऐसे लिक्विडिटी फ्लो होगा, क्या होगा, ये सब समझिए। पहले ये LTRO है क्या ये समझिए। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा रेपो दर का। जी हाँ, रेपो दर, रेपो रेट, बहुत सिंपल है। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मेंस और प्री देकर आए हैं तो आप जानते हैं रेपो दर क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक लोन लेता है, किससे? आरबीआई से, ठीक है, तो उसे हम, जिस ब्याज दर पर आरबीआई लोन देता है बैंकों को, उसे हम रेपो दर कहते हैं। और आरबीआई के पास क्या रखता है बैंक गिरवी के रूप में? एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां। अब बैंक अपना सरकारी प्रतिभूतियां कहां रख रही है? आरबीआई के पास, और आरबीआई उसके बदले में क्या दे रहा है? कुछ पैसा दे रहा है, ठीक है। तो वो पैसा जिस ब्याज दर पर देता है तो उसे कहते हैं रेपो दर। सर ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है ना, 14 दिन 28 दिन इन सब के लिए होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर LTRO का पर्पज है लॉन्ग टर्म। मैंने आपको क्या बताया? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अगर किसी बैंक को, अगर एसबीआई को, बैंकों को लोन की आवश्यकता है आरबीआई से, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो दर पर, ब्याज पर पैसा ले सकता है। रेपो दर की बात करें तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज में हूं, शायद हो सकता है 4.4 के आसपास हो, ठीक है ना, चेंज भी हो सकता है, तो आप इस पर चेक जरूर कर लें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब कोई भी बैंक अगर बैंक से, आरबीआई से लोन ले रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए वो 4.4 पे ले लेते हैं, मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, तो वो रेपो दर है। तो सर अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा तो कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी सर, बैंकों से बहुत मोटा पैसा, बैंकों को बहुत मोटा ब्याज देना पड़ता था आरबीआई को। तो आरबीआई ने बैंकों को एक सुविधा दी। वो सुविधा क्या थी? वो सुविधा ये है कि अब बैंक आरबीआई से लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार ले सकते हैं, और इन्हें क्या देना होगा? ये लोन ले सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, और इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है गिरवी। कौन? बैंक, आरबीआई के पास। तो भाई जब 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 28 दिन के लिए 4.4 का ब्याज लगता है, तो भाई 3 साल के लिए, 2 साल के लिए तो और भी बहुत ब्याज लगेगा। पर आरबीआई ने छूट दी। आरबीआई ने कहा कि भाई बैंक को जितने भी रेपो रेट हैं, उसी रेपो रेट पर मैं आपको लॉन्ग रन लोन भी देने को तैयार हूं। तो बैंकों को आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का लोन पैकेज की घोषणा भी की थी, जिससे एक बहुत ह्यूज कैपिटल
हमारे बैंकों के प्राप्त हुई, बैंकों के पास आई, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वो स्पीच जरूर सुन लें जो शक्तिकांत दास जी ने अभी इस लॉकडाउन के दौरान दी थी। तो स्पीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोबारा बता रहा हूं मैं, आप समझिएगा क्या है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है सिर्फ 14 दिन, 18 दिन, 15 दिन, 28 दिन, इन सब के लिए। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं हम लॉन्ग रन की, तो आरबीआई ने कहा है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बेसिस पर मैं बैंकों को 3 साल तक का लोन दे सकता हूं। बैंक अब उसी दर पर 3 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो बैंकों का फायदा देखो कितना हो गया, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आया और लॉन्ग टर्म के लिए आया और कम ब्याज दर पर। तो अब मार्केट में पैसा बैंक ज्यादा इन्फ्यूज करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन देना शुरू करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोन शुरू होगा तो आपको पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, आपकी जेब में पैसा आएगा, मेरी जेब में पैसा आएगा, हर व्यक्ति की जेब में पैसा आएगा। और जब पैसा आता है तो मैं जाऊंगा शॉपिंग पर, आप जाएंगे शॉपिंग पर, आप कुछ सामान खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। और जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, तो जब डिमांड आती है तो वो सर्कुलेशन का जो चक्र है ना, वो बढ़ना शुरू होता है। और वो चलना जब शुरू हो जाता है तो समीकरण बदलना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी अपने पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी, हमारे देश की स्थिति नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और जब देश की स्थिति नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी तो बैंकों का पैसा भी वापस होना शुरू होगा। जब छोटे दुकानदारों का, छोटे व्यवसायों का, सबको पैसा मिलेगा तो सब अपना पैसा बैंकों को चुकाएंगे। तो वो पूरी की पूरी एक आइडियलिस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो लॉन्ग रन रेपो ऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसमें एक नई टर्म है। क्या टर्म है? TLTRO 2.0। जी हां, ये इस लॉकडाउन के दौरान आरबीआई के गवर्नर ने इसका जिक्र और किया और इसमें कहा कि 50,000 करोड़ और हम इसमें देंगे। किसको? क्या है ये? समझिए ध्यान से। अब हमने एलटीआरओ में पढ़ा कि सर रेपो रेट पर ही अब आरबीआई 3 साल तक के लिए लॉन्ग रन के लिए बैंकों को लोन दे सकते हैं। ठीक है। अब सर ये टीएलटीआरओ क्या है? इसका यहां पर मतलब है टारगेटेड। क्या मतलब है बच्चे? टारगेटेड, लक्षित। अब बैंकों को लोन मिला लॉन्ग रन के लिए आरबीआई से, ठीक है ना, लोन मिल गया। ठीक, लॉन्ग लोन, ठीक है। अब लॉन्ग लोन मिला तो यहां पर आरबीआई ने कहा है कि जो लॉन्ग रन लोन हम देंगे आपको भविष्य में, और वो टारगेटेड होना चाहिए। शर्त रख दी क्या? कि भैया जो ये लोन हम आपको दे रहे हैं ये आप सिर्फ कुछ ही संस्थाओं को दो। कौन? एनबीएफसी। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो मैं आपके लिए अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा। ठीक है ना। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे ऐसे संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जो ब्याज पर पैसा देती हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसी संस्थाएं जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, कुछ ऐसे छोटे बैंक, कुछ ऐसी संस्थाएं जो बहुत छोटे उद्योग और बहुत छोटे व्यापार को लोन देती है, एमएसएमई को लोन देती है। ठीक है ना। तो इन सारी संस्थाओं को ये टारगेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? टारगेट। टारगेट मतलब लक्ष्य। इन सारे बैंकों ने जो लोन लिया है 3 साल तक के लिए आरबीआई से, या जो लोन लेंगे, कितना देंगे? 50,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। कौन? आरबीआई। और जो 50,000 करोड़ रुपए ये बैंक लेंगे तो ये बैंक सिर्फ इन्हीं संस्थाओं को दे सकते हैं और इनके अलावा कोई संस्थाओं को नहीं। तो ये टारगेट सेट कर दिया, इसी को हम कहते हैं TLTRO 2.0। तो ये बहुत जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यू में कि TLTRO का मतलब क्या है, क्या TLTRO देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद होगा या नहीं होगा। अब कैसे फायदेमंद होगा ये समझिएगा। और आरबीआई इसके साथ साथ एक बात और कह रहा है कि भैया 50,000 करोड़ कम लगते हैं तो 50,000 करोड़ की राशि और दे देंगे। टोटल मिला के 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि हो सकती है। आप सिर्फ मार्केट में पैसा पहुंचाओ। अब जब मार्केट में पैसा पहुंचाने की बात चल रही है तो आप मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनेंगे। यहां होगा क्या? जब यहां छोटे बैंक, स्मॉल बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, इन सब को लोन मिलेगा तो आप सोचो कि छोटे उद्योगपतियों तक, छोटे उद्योगियों तक
पहुंचेगा पैसा, और जब छोटे उद्योगों तक पैसा पहुंचेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो लेबर की मांग बढ़ेगी, लेबर की मांग बढ़ेगी तो लेबर की मांग आने के बाद लोगों को व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, और यही पैसा जब उन लोगों की जेब में आएगा तो ये खर्च करेंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो अर्थव्यवस्था का चक्का चलता है, और जब चलेगा तो स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इसी तरह की सिचुएशन मार्केट में है। तो अब आप समझिएगा, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कैसे समीकरण बदल रहे हैं, क्या और ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या सरकार की मंशा है, क्या सरकार के कदम है, आरबीआई के कदम है देश में आर्थिक स्थिति को नॉर्मलाइज करने की। तो आप इन सब का उदाहरण देंगे तो आपके इंटरव्यू के लिए आपके ऊपर बहुत, आपका जो इंप्रेशन है इंटरव्यूअर के ऊपर वो बहुत अच्छा पड़ेगा। लगेगा कि बच्चा पढ़ लिख कर आया है, अच्छी चीज़ें जानता है, टेक्निकल चीज़ें जानता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत आसान भी है। ठीक है बच्चे, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसमें आरबीआई ने एक बात और बोल दी। आरबीआई ने कह दिया कि भैया मैं रिवर्स रेपो रेट, क्या भैया, रिवर्स रेपो रेट। अब ये सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आप सब जानते हैं, रेपो रेट का उल्टा नहीं होता। ठीक है ना, बैंक आरबीआई को लोन नहीं देता। बैंक क्या करता है, जब बैंकों के पास सरप्लस पैसा होता है, सरप्लस मतलब फालतू पैसा होता है, जब मान लीजिए कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, टाटा नहीं आ रहा, बिरला नहीं आ रहा, अंबानी नहीं आ रहा, कोई पैसा मांगने नहीं आ रहा मार्केट में, ठीक है ना, सॉरी बैंकों से, तो बैंक क्या सोचता है कि ये पैसा जो मेरे पास रखा है लोगों का, अब मुझे इस पे ब्याज तो देना ही है, तो मैं कुछ पैसा अपना ब्याज कमाने के लिए काम करता हूँ, लोन पे दे देता हूँ। पर लोन नहीं ले रहे हैं लोग, तो क्या करेगा, अपना पैसा बैंक रख देता है आरबीआई के पास। कहाँ रख देता है बच्चे, आरबीआई के पास। कहता है भाई तुम मेरे अपने अकाउंट में रख ले और उस अकाउंट पर मुझे थोड़ा बहुत ब्याज देता रही हो। ठीक है, अब क्या किया आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर में कमी कर दी। अब जब रिवर्स रेपो दर में कमी कर दी तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये कम हो गया, फॉल। अब ये फॉल हुआ तो सर इससे इंपैक्ट क्या होगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा इस चीज के ऊपर कि जब बैंक अपना फालतू पैसा आरबीआई पे रखते हैं तो आरबीआई उन्हें उसके बदले ब्याज देगा। अब आरबीआई जो ब्याज उन्हें देता था उस ब्याज में कमी कर दी आरबीआई ने, तो अब पैसा बैंक आरबीआई में रखेंगे कम और मार्केट में इंजेक्ट करेंगे ज्यादा। और जब मार्केट में इंजेक्ट ज्यादा करेंगे, फ्लो करेगा मार्केट में पैसा, ज्यादा लोन पर देगा बैंक, तो आप समझिए ध्यान से, फिर से मार्केट में पैसा आएगा, फिर से लिक्विडिटी बढ़ेगी, फिर से मार्केट तरलता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था का चक्का फिर से चलेगा और फिर से स्थिति नॉर्मलाइज हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को इस विषय में पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूं कि जो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भी कि क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, जो मैं विषय पढ़ा रहा हूं, जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्या वो आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आप बताएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें आप मुझे फटाफट बताइए और जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करते हैं आगे नए विषय के ऊपर कि भाई किस तरीके से हम लोग इस समीकरण को बदलेंगे। हमारा जो लक्ष्य रखा गया था हमारे मोदी जी ने, तो वो क्या रखा गया था, वो जो टारगेट था वो था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमारे देश के अंदर सरकार ने रखी थी 2024-25 तक, लक्ष्य रखा गया था 2024 और 25। क्या लगता है ये अब आपको लगता है पूरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? 2024-25 तक अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है तो हमें कम से कम 7 से 7.25% तक विकास दर चाहिए जीडीपी की प्रतिवर्ष। कितनी? 7 से 7.25। जी, पिछले साल 4 कुछ थी, अब और समीकरण बदल गया, नेक्स्ट ईयर नेगेटिव में हो सकती है। तो आपको सच में लगता है कि इस तरह की जो टारगेटेड रखे गए थे वो पूरे होंगे?
नहीं लगता बेटा, मुझे नहीं लगता ये एक्सटेंड जरूर होगा। हाँ, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे बहुत बढ़िया हो जाए चीज़ें, तो हो सकता है कुछ, लेकिन हाँ, पर ऐसा चमत्कार अर्थव्यवस्था में एकदम से नहीं होता। तो सर अब सरकार को इसके प्रति क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए? ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत चर्चित विषय है, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल विषय है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जब भी हम सरकार के साथ या सरकार की योजनाओं का समर्थन करते हैं तो हो सकता है कि हम एक पार्टी पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें ना कभी भी इंटरव्यू में किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल लीडर का अंधभक्त होकर, या अंधभक्त ये कह दीजिए कि बिल्कुल अंधी से हमें वो करना है, क्योंकि हमारे खुद की भी एक समझ है, ठीक है। हमने किसी को वोट दिया है, वो हमारे फेवरेट हैं, वो हमारे आइडल हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार की आलोचना होनी भी बहुत ज़रूरी है अगर सरकार गलत कर रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार गलत नहीं कर रही या कर रही है नहीं कर रही, आप समझिए, मेरा जो ऐसा मानना है कि जो ये समीकरण बदला है, जो जिस तरीके से ये जो कोविड-19 का जो क्राइसिस है, इससे जो हमारे लक्ष्य रखे गए थे सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के या उसके साइज़ के, तो वो पूरे होने से रहे, मतलब वो संभव ही नहीं है कि वो पूरे हो पाएंगे। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन सर सपना सपना रह जाएगा, पर हम मेहनत ना करें तो उससे क्या फ़ायदा? हम मेहनत करेंगे तो शायद हो सकता है कि सपना साकार भी हो, पर हम मेहनत करनी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल बात को। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि क्या ऐसे रिफॉर्म्स, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था में जिससे हम अपने टारगेट तक तो छोड़ो, टारगेट के थोड़े करीब तक पहुंच सकें? मेरा ऐसा मानना है सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा आरएएस में कि सरकार अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए किस तरीके से मेहनत कर रही है और क्या क्या कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो अर्थव्यवस्था कहती है कि वो 2.5 गुना होकर हमें वापस मिलता है। जी हाँ, 2.5 गुना होकर, इट्स 2.5 टाइम्स। अब बात करते हैं कि सर सरकार क्या कर रही है। सर सरकार अपने इस सपने को साकार करने के लिए प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट मॉडल का सहारा ले रही है। काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, काफ़ी सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें सरकार पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ पीपीपी मॉडल को साथ लेकर चल रही है, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह के मॉडल जो सरकार चला रही है, इस तरह की जो समीकरण बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहे हैं, नेशनल स्टेट हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है ना, तो इंटर स्टेट हाईवेज बन रहे हैं, इसके साथ साथ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ठीक है ना, बॉर्डर रोड्स बन रही हैं, ठीक। इसके साथ साथ सरकार रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, अपना प्राइवेटाइजेशन करने को तैयार है, ठीक है। तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें सरकार अपनी इक्विटी बेच रही है, काफ़ी सारी संस्थाएं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अपनी इक्विटी बेच रही है, प्राइवेट संस्थाओं को इन्वाइट कर रही है। तो ये सब माध्यम से सरकार को, ठीक, ये सारे टारगेट्स पूरे करने में मददगार हो सकते हैं। एक और चीज़, वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस समय बाधित हो चुका है। एसेंशियल गुड्स के अलावा सारे के सारे एक्सपोर्ट और सारे के सारे इंपोर्ट इस वक्त बंद हैं, और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद है और कब तक बंद रहेंगे आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है, क्योंकि ये कभी भी ऐसा सिनेरियो आज तक विश्व में नहीं आया। तो इस सारी की सारे क्राइसिस को ख़त्म होने के बाद ही हम किसी स्टेज पर पहुँचेंगे कि ये बता सकें, हम एक स्टेटमेंट दे सकें कि ये कब तक सपना साकार होगा, कब तक नहीं होगा। पर ऐसा मेरा मानना है कि सरकार को सबसे ज़्यादा फोकस एक चीज़ पर करना चाहिए। जी हाँ, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये हैं वो देश की वो इकाइयाँ जो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। आज देश में अगर मैं बात करता हूं, देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बात करूं, उसके विश्लेषण का अगर मैं उसका अध्ययन करूं, तो एक बात समझ में आती है क्या कि सर देश की इकाइयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग।
और इसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय उद्योगों का मैं अगर विश्लेषण करूं तो ये सबसे ज़्यादा समस्याएं जूझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इस वक्त सरकार ने जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज किया है और जो उसमें से 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई के लिए किया है, तो वो पूरा पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय समस्या ये है कि लेबर क्रंच है। लेबर क्रंच है, क्यों है? क्योंकि भैया आप जानते हैं बड़े शहरों से, औद्योगिक जगहों से लोग, लेबर माइग्रेट कर चुकी है। वो लेबर को वापसी लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लेबर वापस आ सके, उनके वेजेस में वृद्धि हो सके, उनके एमएसएमई के अंदर कुछ हो सके, ठीक है ना। एमएसएमई 3 महीने तक बंद पड़े थे, अब लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम दोबारा खोलेंगे तो हमें लाखों की आवश्यकता है, और लाखों की आवश्यकता है तो आप मुझे एक बात बताइए, हमें आज ही अपनी दुकान खोलने के लिए लाखों की आवश्यकता है, तो हम दुकान कैसे खोलें? हम लाखों कहाँ से लाएं? सरकार कह रही है कि जिनके पास लिमिट चल रही थी, बैंक कह रहे हैं जिनके पास लिमिट थी, जिनके पास लोन थे, उनका 10% हम उनको दे देते हैं, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल का 10% दे देते हैं, तो उससे भी कुछ नहीं लाभ होगा, क्योंकि काफ़ी लॉसेज हैं बच्चे। 3 महीने का बिजली का बिल है, 3 महीने का उनकी फैक्ट्री का बिल है, लेबर की उनकी पेंडिंग है, तनख्वाह, सारी चीज़ें पेंडिंग है, देनदारी देनी है। तो इन सब की वजह से जो मार्केट में एमएसएमई जूझ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसी एमएसएमईज हैं जो कि बंद होने की कगार पर हैं और इवन हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार और एमएसएमई दोनों अपने आप में अगर मैं देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एमएसएमई बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, एमएसएमई घटती है तो रोजगार घटता है, और इस समय देश में दोनों की स्थिति ही सबसे गंभीर है। तो आप समझिएगा, इसमें हमने 2 विश्लेषण कर लेते हैं। क्या 5 ट्रिलियन इकॉनमी संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अभी तो वर्तमान जो परिस्थितियां हम लोग देख पा रहे हैं, इन सबको देखते हुए हम लोगों को नहीं लगता कि आने वाले 2024-25 तक हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी का आंकड़ा छू लेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? हम इसका आंकड़ा तो छू ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिमांड मार्केट में हो, बढ़िया हो। अब डिमांड होगी, बिल्कुल होगी, तो थोड़ा सा जो साइकिल का पहिया है, जो चक्र है जो अर्थव्यवस्था का, वो बढ़ना शुरू होगा। पर वो सर इतना नॉर्मल नहीं हो सकता कि हम उसी टारगेट पर दोबारा पहुंच सकें, उसी पटरी पर पहुंच सकें जिस पटरी पर हम पहुंचना चाहते थे आज से साल भर पहले तक, ठीक है ना, क्योंकि अब सिनेरियो दूसरा है। लेकिन बात करते हैं हम इसमें और चीज़ों की कि सर एमएसएमई को सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों पर सौंपता हूँ, आप कुछ ऐसा लिखें और मुझे बताएं और मुझे भेजें, क्योंकि आप मुझे बताएंगे तो मुझे ऐसा अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, और आप पढ़ भी रहे हैं और सीरियस है अपने इंटरव्यूज़ को लेकर। आप लोग लिखें एक ऐसा सवाल, एक ऐसा विश्लेषण जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सरकार को या फिर सरकार की योजनाओं को किस तरीके से मोल्ड करना चाहिए, या फिर क्या योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिससे देश की एमएसएमई सेक्टर को दोबारा से उठाया जा सके, दोबारा से उसे विकसित किया जा सके, दोबारा से उसे स्टैंड किया जा सके। तो एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप एमएसएमई को लेकर कुछ ऐसे तत्व जरूर लिखें और मुझ तक जरूर भेजें, ठीक है ना। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल से, फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अक्षय करणवाल नाम है मेरा। आप फेसबुक पर अक्षय करणवाल डालेंगे तो आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, मेरी यही शक्ल आपको दिखाई देगी फोटो पे। तो आप उसे लाइक करें, आप मुझे मैसेज भेजें, जो आप लिख रहे हैं आप भेजेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं काफ़ी बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, प्यार मिलता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आता हूँ एक और चीज़ पर कि सर जो अब हमें आगे सर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से सर हमें समीकरण बताना चाहिए, सर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ें। मेरे पास भी अभी पहले लेक्चर के बाद भी बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर एक बार अपने लेक्चर में एक बार ज़रूर बता दीजिए कि हम किस किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा सक्रियता बढ़ते हैं, मतलब किस चीज़ को लेकर हम अटेंटिव रहें, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ें, किसके बारे में कम पढ़ें। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ, ठीक है ना। वो टॉपिक्स अगर आप अपने लेवल पर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर हाँ, जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स का थोड़ा सा एक विश्लेषण करूँ, एक एनालिसिस करूँ, जो आप लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो इस वक्त जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, उसको लेकर भी मैं काफ़ी टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मेरे पास है मोबाइल में, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो नोट डाउन कर लें, और जब वो नोट डाउन करेंगे आप, तो आप ध्यान रखेंगे उस सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे अपने लेवल पर। जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो मैं हो सकता है जब आपकी डिमांड होगी तो मैं उसका कुछ टॉपिक्स का उसका विश्लेषण कर लूँ, कुछ उसका एनालिसिस कर लूँ, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने आज किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप जल्दी से लिखें, मैं ले लेता हूँ टॉपिक्स। लिखना स्टार्ट करें बच्चे।
सबसे पहले आप लिखें RCEP पैक्ट, ठीक है ना। RCEP जो हम अभी भारत अभी जिस पैक्ट को अभी नकार कर आया है, जिसमें हमारी काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी सारी ऐसे व्यापारी, कई सारे डेयरी फार्मर्स भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि भारत को इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। क्या रीज़न रहा है, क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, क्या ये भारत के लिए अच्छा है या नहीं है, या कुछ उद्योग को लिए नुकसान है तो कुछ उद्योग के लिए फ़ायदा हो सकता था, ठीक है ना। तो RCEP में जुड़ने से कुछ उद्योग का बिल्कुल मानता हूं कि कुछ नुकसान होगा, पर क्या उनके नुकसान की वजह से काफ़ी और उद्योग ऐसे हैं जिनकी वजह से इफेक्ट पड़ा है और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कि जुड़ने से फ़ायदा हो सकता था, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप पढ़ेंगे फास्टैग के बारे में। जैसे आपने देखा होगा टोल प्लाजाज पे आजकल बहुत सारे फास्टैग अनिवार्य कर दिए गए हैं, तो इस फास्टैग का इम्पैक्ट, इसका इसका रोल क्या है, इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है, सब चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसान संपदा योजना, ठीक है ना, ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जो आई है वो आप पढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समीकरण पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत मददगार भी होगा। इसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में आप पढ़ेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप जानते हैं कि देश का सपना है, मोदी जी का सपना है। हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें इतनी कम हो जाए कि हमारे देश में बहुत सारे उद्योग आएँ, ठीक है ना। तो जो उद्योग आएंगे देश में स्थापित होंगे, रोजगार बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया चाइना को बहुत गंदी निगाहों से देख रही है, ठीक है ना। ये चीनी जो है ये आजकल बाज नहीं आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जो वहाँ की कंपनीज़ हैं, कोविड-19 की वजह से जो वहाँ की कंपनीज़ हैं वहाँ से उनको हटा के वहाँ से माइग्रेट हो रही हैं। लेकिन माइग्रेट होने के बाद चाइना के बाद सबसे फेवरेबल जो मार्केट है वो इंडिया थी, परंतु काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि वियतनाम अट्रैक्ट कर चुका है और इंडिया उस लेवल तक अट्रैक्ट नहीं कर पाया जितना वियतनाम कर पाया, बांग्लादेश कर पाया। तो उसके पीछे कारण क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका विश्लेषण और इसका पूरा अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, इसके बारे में आप सोचेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन कर रहे हैं ना आप लोग, सब नोट डाउन करें इसे। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इसके बारे में देखेंगे आप एक बार, ठीक है। और इसके बाद करूं अगर मैं नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके बाद फेम 2, इसके बाद LTRO मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है। बैंक मर्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बैंक अभी जो हाल फिलहाल में सरकार ने मर्ज किए हैं, जो बैंकों का मर्जर हो रहा है, बेसल 3 नॉर्म्स, ये सब चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकिंग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ठीक है। 15th फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में पढ़ लें। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो इससे खुश हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ देखेंगे। इसमें बेस ईयर कौन सा लिया है, बेस ईयर कौन सा हटाया है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बेस ईयर क्या है, सेंसस कौन सा लिया गया है, ये सारा समीकरण आप पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बात कर लेंगे, मुझे बता देंगे, मैं आप लोगों को डिटेल में एक और लेक्चर दे दूंगा फाइनेंशियल कमीशन को लेकर। एक और चीज़ है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, सरकार की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके बारे में आप पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लॉजिस्टिक आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसके साथ साथ कुछ सरकार के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, PPP मॉडल्स हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन कौन से विभाग में सरकार ने, आप ये समझिएगा, वो किया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है या फिर प्राइवेटाइजेशन लागू किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट विषय है। इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बीच में और लेक्चर्स में मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप पढ़ना चाहते होंगे तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उन टॉपिक्स को बिल्कुल एक वीडियो के रूप में तैयार करूँगा और अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा, ठीक है बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कोई समस्या आती होगी तो मुझसे ज़रूर मिलेंगे, मुझसे ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।